हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि पीपीसी ने आप लोगों को अनाउंस किया था कि आप लोगों के रिवीजन क्लासेस चलाएंगे, तो आप लोगों के मैथ्स के रिवीजन क्लासेस तो स्टार्ट हो गए और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ के रिवीजन क्लासेस। ठीक है, तो आज से हम लोग लॉ स्टार्ट करेंगे एंड लॉ में हमारा सबसे पहला एक्ट होएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन क्लासेस। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करती हूँ इस चैप्टर के वेटेज की, तो ये चैप्टर आपको 15 मार्क्स में मिल जाएगा, है ना। ओके, तो ये चैप्टर आपको 15 नंबर में मिल जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे आपको केस स्टडी भी पूछते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पूरा एक्ट रिवाइज करेंगे। इसके बाद इस एक्ट में जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो केस स्टडी है उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दे दूंगी, जिसमें आप लोग केस स्टडी हमारे साथ अलग से कर लेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। केस स्टडी के लिए आप दूसरी वीडियो का वेट करेंगे, हम लोग केस स्टडी भी आपको जल्दी दे देंगे सॉल्व करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर इस एक्ट की, तो इस एक्ट में सर ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे। तो हम लोग देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने इस एक्ट को 3 पार्ट्स में तोड़ा था। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते क्या है और ये कैसे फॉर्म होते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ इनको परफॉर्म कैसे करते हैं ये सीखेंगे एंड थर्ड पार्ट में हम लोग ऑक्शन सेल देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एक्ट को 3 पार्ट में तोड़ा है और हम इस एक्ट को 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट रिवाइज करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों का टाइम बहुत कीमती है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें यार, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होएगा। जल्दी से मैंने जो आपको जैसे पढ़ाया था वैसे एक बार ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे। सर मुझे पता है बच्चों का टाइम बहुत कीमती है अभी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये किस पे एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे एप्लीकेबल होता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए कितनी बातें चाहिए। मैंने आपसे कहा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अगर ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो पहला क्या चाहिए था हमें, सेलर। दूसरा क्या चाहिए था हमें, बायर। तीसरा क्या चाहिए था हमें, गुड्स। अगला क्या चाहिए था, प्राइस। और फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें पहला है सेलर। सेलर मतलब जो व्यक्ति गुड्स को सेल करता है। दूसरा है बायर, जो गुड्स को बाय करता है। फिर अगला है गुड्स, खुद गुड्स होना चाहिए, अगर गुड्स नहीं होएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे फॉर्म होएगा। उसके बाद हमें चाहिए प्राइस एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी सेलर टू बायर रिस्क भी ट्रांसफर हो। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब रिस्क से होता है ना। ओके मैम, स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए हमें बायर चाहिए और सेलर चाहिए। अब ये बायर कौन होता है और सेलर कौन होता है। देखो बायर और सेलर दो डिफरेंट पार्टी होने चाहिए। बायर और सेलर दो डिफरेंट पार्टी होने चाहिए, एक ही पार्टी नहीं होएगा, एक ही पर्सन बायर और सेलर नहीं हो सकता। ठीक है, अब सेलर कौन है, जो पर्सन गुड्स को सेल करे वो सेलर, या कोई भी पर्सन गुड्स को सेल करने के लिए अग्री हो जाए। जो एग्री टू सेल करे वो भी सेलर और जो एक्चुअल सेल करे वो भी सेलर। बायर कौन होता है, जो गुड्स को बाय करे, जो गुड्स को बाय करे परचेज करे वो बायर, या जो एग्री टू बाय हो जाए। फ्यूचर गुड्स है, कंटिजेंट गुड्स है, तो कोई भी पर्सन जो गुड्स को बाय करने के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, तो वो भी बायर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत रीड नहीं करवाऊंगी, क्लास में मैंने एक एक लाइन रीड करवाई है, बट अभी रीड नहीं कराऊंगी। मैं आपको टर्म्स के मतलब समझा दूंगी और उससे आप बाकी सारी चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, तो बायर समझ में आया, सेलर समझ में आया ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स क्या है, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनेंगे। सर हमारे पास ना गुड्स तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं। हमारे पास जो गुड्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं। लेकिन सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील नहीं करता है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, वो हम लोग अपने फाइनल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स क्या है, तो ये एक्ट कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब गुड्स की कैटेगरी में आएंगी, है ना। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग दो चीजें, एक्सक्लूडिंग दो चीजें, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी।
मनी जो राइट नाउ अभी हमारे वहाँ पे सर्कुलेशन में है, लीगल टेंडर, सर हम उसको गुड्स की कैटेगरी में कभी भी नहीं रखते हैं। और साथ ही साथ एक्शनेबल क्लेम, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, है ना, ये एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आती है। तो ये कभी भी बेटा गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग दो चीजें, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूडिंग स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। मैम स्टॉक एंड शेयर्स क्या ये भी गुड्स की कैटेगरी में आएंगी? यस बेटा, ये भी गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या ये भी गुड्स की कैटेगरी में आएंगे? यस। तो स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, है ना, विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये सभी चीजें हमारे पास गुड्स की कैटेगरी में आएंगी। मैंने अपने बच्चों को प्यार से क्लास में रटाया था, एक बार फटाफट देखते हैं, जब देखिएगा ध्यान से। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। प्लीज इस बात को फोकस करना, ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। एंड इंक्लूड स्टॉक। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? बेटा यहाँ पे स्टॉक का मतलब शेयर से ही है, स्टॉक का मतलब यहाँ पे शेयर से ही है। लेकिन बेटा ये शेयर्स और स्टॉक पे फिर डिफरेंस क्या है? मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था स्टॉक और शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। बेटा स्टॉक का मतलब एग्रीगेशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, एग्रीगेशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और शेयर्स क्या है? शेयर्स तो आप समझते हो, ठीक है ना यार? ओके, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूडिंग स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before or under the contract of sale। आई बात समझ में? तो मैं उम्मीद करती हूँ डेफिनेशन याद होगी। ओके, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है जैसे कि कोई डेट जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, ये होंगे। मैम एक बात बताओ, क्या फिक्स डिपॉजिट जो है क्या ये गुड्स की कैटेगरी में आएगा? यस ऑफ कोर्स, फिक्स डिपॉजिट गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ठीक है ना यार? फिर इसके बाद बात करते हैं गुड्स में और क्या क्या इंक्लूड होएगा। क्या गुड्स इंक्लूड करता है वाटर को? यस, वाटर सेल करते हैं कि नहीं करते हैं, मोबाइल है या नहीं है? गैस, एलपीजी गैस, क्या गुड्स की कैटेगरी में एलपीजी गैस भी आएंगे? यस ऑफ कोर्स आ जाएंगे। मैम क्या गुड्स की कैटेगरी में कॉपीराइट भी आता है? यस। पेटेंट भी आता है? यस। ट्रेडमार्क भी आता है? यस। तो गुड्स का मतलब क्या? सर गुड्स का मतलब हमारे पास टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स दोनों हो सकते हैं, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इसके अलावा सर और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे स्टॉक, शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिक्री मतलब कोर्ट के ऑर्डर, है ना, ये भी क्या हमारे लिए गुड्स की कैटेगरी में आ सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, ये भी हमारे लिए गुड्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है ना यार? ओके, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। सर अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो गुड्स को फिर फर्दर हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। सर कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ा रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि हाउ टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कैसे फॉर्म करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए 5 एलिमेंट्स चाहिए। पहला एलिमेंट चाहिए सेलर, दूसरा एलिमेंट चाहिए बायर, तीसरा एलिमेंट चाहिए गुड्स, चौथा एलिमेंट चाहिए प्राइस और पांचवा एलिमेंट चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है? जब ये 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म होगा, जिसमें सेलर मीन्स जो गुड्स को सेल करे या अग्री टू सेल हो वो सेलर, बायर मीन्स जो गुड्स को बाय करे या अग्री टू बाय करे तो वो क्या हो जाएगा? बायर। गुड्स मीन्स अभी मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 7 में आपको गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाई कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूडिंग स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ठीक है ना? तो ये वाली बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई। गुड्स यहाँ पे इंटेंजिबल गुड्स को भी इंक्लूड करेंगे और टेंजिबल गुड्स को भी इंक्लूड करेंगे। मैम क्या गुड्स में गुडविल आ जाएगा? ऑफ कोर्स आ जाएगा। क्या पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आ जाएगा? जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। क्या मैम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, स्टीम ये सभी कुछ आ जाएंगे? जी हाँ ये सभी कुछ आ जाएंगे, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ फर्दर हम गुड्स को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। यार हम गुड्स को ना 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। कौन कौन से गुड्स होंगे? सर एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। मेरे साथ साथ ना सब लोग रिवाइज करेंगे, अपनी आंखें बंद करके रिवाइज करें, है ना, कि मैम ने टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से बताए थे। मैंने आपको 3 टाइप्स के गुड्स बताए थे, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स को फिर फर्दर हम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं? 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, है ना? अब देखते हैं पहले एग्जिस्टिंग है क्या, फ्यूचर है क्या, कंटिंजेंट है क्या, फिर हम पार्ट देखेंगे। थोड़ा मैं जल्दी रिवीजन करवा रही हूँ, फास्ट रिवीजन करवाएंगे, इसलिए फास्ट रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चों का टाइम बहुत कीमती है, उन्हें फटाफट 3 घंटे में ना सेल्स ऑफ गुड्स कंप्लीट करना है पूरा, है ना? ओके, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? जो गुड्स एक्चुअल में राइट नाउ एग्जिस्टेंस में है सेलर के पास,
है ना, जो गुड्स राइट नाउ सेलर के पास एग्जिस्टेंस में है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं इसकी मालिक हूँ, आप मुझसे परचेज करने आते हो कि मैम क्या ये कैलकुलेटर आप बेच सकते हो, तो ये कैलकुलेटर एग्जिस्टिंग गुड्स है, ये कैलकुलेटर एग्जिस्टिंग गुड्स है और मैं इसे आपको बेच सकती हूँ, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग का मतलब राइट नाउ जो प्रेजेंट में अवेलेबल हो सेलर के पास। अच्छा, फ्यूचर गुड्स क्या है? फ्यूचर गुड्स का मतलब जो गुड्स एक्चुअल में अभी नहीं है, जिनको हम फ्यूचर में बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कारपेंटर हूँ, आपने मुझसे कहा कि मैम आप मेरे लिए ना एक डाइनिंग टेबल बना दो, तो मेरे पास अभी डाइनिंग टेबल है नहीं, जब मेरे पास ऑर्डर आते हैं तो फिर मैं डाइनिंग टेबल बना के देती हूँ क्योंकि मैं कारपेंटर हूँ। तो ये केस में आपने मुझे ऑर्डर दिया कि मैम एक डाइनिंग टेबल मेरे लिए बना दो, तो डाइनिंग टेबल जो है वो क्या, कौन सा गुड्स हो जाएगा? वो फ्यूचर गुड्स हो जाएगा। डाइनिंग टेबल फ्यूचर गुड्स। अब आता है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स क्या होते हैं? कोई ऐसे गुड्स जो किसी पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंडेंट हो, वो इवेंट होएगा तो ये गुड्स होंगे, इवेंट नहीं होएगा तो गुड्स नहीं होंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं फिशरी करती हूँ और मैं मान लो फॉर एग्जांपल मछलियाँ बेचती हूँ मार्केट में, तो ये केस में ना मैं समंदर में जाके ना मछलियाँ पकड़ूंगी, है ना, बट ये डिपेंड, अब मछलियाँ मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मुझे फिशेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये बात डिपेंड करता है कि समंदर में सिचुएशन नॉर्मल हो। अगर वहाँ तूफान आ गया तो मैं मछलियाँ नहीं पकड़ पाऊंगी, है ना। तो मछलियों को पकड़ना डिपेंडेंट है एक पर्टिकुलर इवेंट पे कि समंदर में चीजें नॉर्मल हो। अगर तूफान आ जाएगा तो मैं मछलियाँ नहीं पकड़ पाऊंगी, और अगर तूफान नहीं आया तो मैं पकड़ लूंगी। आई बात समझ में? क्रॉप्स, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मेरे पास एक फील्ड है ना, एग्री फील्ड है, जहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्रॉप्स उगा रही हूँ। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 500 बीघा वीट सप्लाई करूंगी, बट वीट की पैदावार डिपेंडेंट है बारिश पे। अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो मैं अच्छा वीट आपको सप्लाई कर पाऊंगी, है ना। अगर अच्छी पेड़ी, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 500 केजी पेड़ी सप्लाई करूंगी, अगर बारिश हो जाएगी तो मैं आपको अच्छा पेड़ी सप्लाई कर पाऊंगी, और अगर बारिश नहीं हुई तो शायद मैं आपको अच्छा पेड़ी सप्लाई ना कर पाऊँ, है ना। तो ये कौन से गुड्स हो जाएंगे? कंटिंजेंट गुड्स हो जाएंगे, जो किसी पर्टिकुलर गुड्स किसी पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंडेंट हो और उसके हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो। आई बात समझ में? ओके। फिर मैंने आपसे कहा एग्जिस्टिंग गुड्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले अनअसर्टेन, मतलब लिखा ऐसे है, मैं पढ़ाऊंगी ऐसे, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे अनअसर्टेन गुड्स की। अनअसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी गुड्स को परचेज करने के लिए गई, और अभी मैंने फॉर एग्जांपल मैं एक टीवी के शोरूम में गई, एक टेलीविजन के शोरूम में गई, और वहाँ पे बहुत सारे टेलीविजन लगे, बट अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या लेना है, तो वो सारे गुड्स मेरे लिए क्या है? अनअसर्टेन है, उनको मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, है ना। तो सुनना ध्यान से जरा, अनअसर्टेन गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो आइडेंटिफाइड नहीं है, ऐसे गुड्स जो भी आइडेंटिफाइड नहीं है। मान लो मैं टेलीविजन के शोरूम में पहुंची टेलीविजन लेने के लिए, अब वहाँ पे तो वैराइटीज ऑफ ब्रांड्स है और वैराइटीज ऑफ ब्रांड्स के टेलीविजन है ना, अभी मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे कौन से ब्रांड का टेलीविजन लेना है, तो वो सारे टेलीविजन मेरे लिए क्या हो जाएंगे? अनअसर्टेन गुड्स हो जाएंगे, मतलब ऐसे गुड्स जिनको हमने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है। असर्टेन गुड्स कौन से गुड्स होंगे? ऐसे गुड्स जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं टेलीविजन के शोरूम में गई, वहाँ वैराइटीज ऑफ ब्रांड्स थी, मैंने उसमें से ना वीडियोकॉन सेलेक्ट कर लिया, तो वीडियोकॉन मेरे लिए क्या हो जाएगी? असर्टेन गुड्स हो जाएगी, और मैंने उसको परचेज कर लिया तो वो स्पेसिफिक बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ना बहुत सारे गुड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले अनअसर्टेन पढ़ाना है। अनअसर्टेन क्या होते हैं? अनअसर्टेन गुड्स आर गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाई अभी नहीं है और असर्टेन अभी नहीं है ना। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैम एक्स हैज 10 हॉर्सेस, एक्स के पास 10 हॉर्सेस है, वो टेलीविजन वाला एग्जांपल ले लो या 10 हॉर्सेस वाला एग्जांपल ले लो, एक्स के पास 10 हॉर्सेस है, ही प्रॉमिस टू सेल वन ऑफ देम बट डज नॉट स्पेसिफाई विच हॉर्स ही विल सेल, तो इसका मतलब वो 10 के 10 क्या है? अनअसर्टेन गुड्स है। इफ ए एग्री टू सेल बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ द लॉट्स ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन हिज शॉप, अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई मिस्टर ए है, गुड्स का मतलब, अब यहाँ पे देखो, इफ ए एग्री टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ द लॉट्स ऑफ 100 पैकेट्स, तो कोई मिस्टर ए है जिनके शॉप पे 100 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट रखें, 100 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट रखें, और जिसमें से वो कोई एक पैकेट बेचने की बात करें, बट विच पैकेट, ये अभी आइडेंटिफाई नहीं है ना, और अगर आइडेंटिफाई नहीं है तो ये सिचुएशन में ये जो गुड्स होंगे, क्या चाहिए? अगर गुड्स ओके, अगर एक 100 पैकेट्स में से सिर्फ एक पैकेट को बेचने की बात कर रहे हैं,
तो फिर ये सिचुएशन में भी वो पैकेट ना आइडेंटिफाई नहीं है तो वो पैकेट क्या कहलाएगी, अनअसर्टेन गुड्स कहलाएगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेलीविजन लेने के लिए गई तो मैंने कहा ना मुझे वीडियोकॉन की टेलीविजन चाहिए, तो मैंने वीडियोकॉन की टेलीविजन पसंद कर ली, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, असर्टेन, जिसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। आ जाओ आपकी बुक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agreed to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. सेलेक्ट कर लिया और अलग कर लिया, तो ये सब कॉस्ट वो क्या हो जाएंगे, असर्टेन गुड्स हो जाएंगे। नाम ऑफ करते हैं स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है कि कौन सा गुड्स हम परचेज करेंगे। जैसे जो असर्टेन गुड्स होते हैं वो समटाइम्स स्पेसिफिक बन जाते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोकॉन सेलेक्ट किया और फिर वीडियोकॉन परचेज कर लिया, तो जिनको एक्चुअल सेल हो जाए वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए स्पेसिफिक गुड्स हो जाएंगे। एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली गुड डिसाइडेड गुड्स लाइक सैमसंग गैलेक्सी मुझे चाहिए, तो फिर मैंने कह दिया मुझे सैमसंग गैलेक्सी चाहिए, मुझे यही फ़ोन चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है ना यार। ए हैड अ 5 कार्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, है ना, और उसने किसी मिस्टर बी को अपनी सेंट्रो कार बेचने का ऑफर किया, तो सेंट्रो कार क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी, क्योंकि 5 कारों में से सेंट्रो ना बता रखा है कि सेंट्रो ही बेचनी है हमारे को। आई बात समझ में। तो गुड्स में अगर हम लोग बात करें तो गुड्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिजेंट, है ना। और एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है अनअसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है ना यार। ओके अभी ना इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ के सारे एग्जाम्पल्स ना आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से केस स्टडी बन सकता है, क्योंकि पिछले आरटीपी में आपके आरटीपी में यहाँ से एक क्वेश्चन पड़े हुए हैं ना, तो अच्छे से पढ़ना यार। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस। मैंने आपसे कहा था ना, जब मान लो मैं कारपेंटर हूँ, तो ये सिचुएशन में आपने मुझे ऑर्डर दिया कि मैम एक डाइनिंग टेबल बना दो, तो फिर वो डाइनिंग टेबल में फ्यूचर में बना के देगी ना, तो वो फ्यूचर गुड्स हो जाएगा, जो कि अभी मैन्युफैक्चर करना है। ऐसे गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर करना है, ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूस करना है। आई पे समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन इन एज फील्ड and is not illegal though the actual sale for future goods is not possible. This is an example of agreement to sell, क्योंकि 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटो मैं फ्यूचर में आपको सप्लाई करूंगी। आगे बात करते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। T agreed to sell S all the oranges which will be produced in his garden this year. It is a contract of sale of future goods. ठीक है ना यार। अच्छा, कंटिजेंट गुड्स क्या होते हैं? कंटिजेंट गुड्स का मतलब जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो, है ना। द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कंटिजेंसीज, है ना, आर कॉल्ड कंटिजेंट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ए एग्री टू सेल बी अ पिकासो पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर। तो जिसके पास है वो पेंटिंग, जब उससे परचेज करेगा तब तो वो आपको फर्दर आगे बेचेगा ना। तो इसका मतलब है अब ये डिपेंडेंट है एक इवेंट पे, कि अगर उसका ट्रू ओनर उसको बेच देता है तब तो फिर मिस्टर ए उसको एक्वायर करेंगे, और जब ए एक्वायर करेंगे तभी तो वो मिस्टर बी को उसको फर्दर सेल करेंगे। तो ये डिपेंडेंट है किसी पर्टिकुलर इवेंट पे। इवेंट क्या है कि जो उसका ओनर है वो उसको बेचेगा या नहीं बेचेगा, है ना। चलो फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं यार डिलीवरी की। यार मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक आपके आरटीपी में इस बार के एग्जाम में आपके आरटीपी में ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है, डिलीवरी से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा आप सुन ध्यान से। सर गुड्स होएगी तो गुड्स की डिलीवरी करना होएगा, डिलीवरी करोगे तभी तो टीओपी आपको ट्रांसफर होएगा, है ना। तो आप ज़रा देख लेते हैं डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। ओके अगर हम डिलीवरी की बात करें तो हमारे पास ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सर डिलीवरी को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी, है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म होएगा तो ऑफकोर्स सेलर टू बायर गुड्स का पोजीशन भी ट्रांसफर होएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म होएगा तो सेलर टू बायर गुड्स का पोजीशन भी ट्रांसफर होएगा, और अगर पोजीशन ट्रांसफर होना है तो ऑफकोर्स डिलीवरी करनी होएगी। तो डिलीवरी कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने मुझसे ये कैलकुलेटर परचेज किया, तो उसने मुझे प्राइस दिया और मैंने उसको ये कैलकुलेटर दे दिया। जब मैंने उसको फिजिकली इसका जो पोजीशन है वो ट्रांसफ़र कर दिया उस पर्सन को, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। फिर इसके बाद आता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यार कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है जरा प्लीज़ देखना, इस पर आपके आरटीपी में क्वेश्चन पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने मेरी आरटीपी वाली वीडियो देखी होगी, मैंने इस पर ना क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखा है ना। चलो देख लो फटाक से। यार मान लो एक मिस्टर सेलर है और एक मिस्टर बायर है, और इन मिस्टर सेलर का जो गुड्स है वो गोडाउन में पड़ा हुआ है ना, गोडाउन में पड़ा हुआ है, और एक मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने इस गुड्स को होल्ड किया है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। यानी कि
ये गोडाउन में कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, ये गोडाउन में कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, और ये गुड्स किसके हैं, एस के हैं, और इसको होल्ड किसने किया है, एक्स ने होल्ड किया है। किसके बिहाफ होल्ड किया है, ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। तो मिस्टर एक्स ने इन गुड्स को अभी सेलर के बिहाफ पे होल्ड किया। नाउ मिस्टर बायर ने मिस्टर सेलर से कहा कि मुझे ये गुड्स चाहिए, तो मिस्टर सेलर ने इनको ये गुड्स भेज दिए, है ना, इन्होंने प्राइस पे किया और इन्होंने ओपी ट्रांसफर कर दिया, यानी कि रिस्क ट्रांसफर कर दिया इन गुड्स का। अभी भी ये गुड्स किसके पास है, मिस्टर एक्स के पास ही है, अभी भी ये गुड्स मिस्टर एक्स के पास ही है। नाउ मिस्टर सेलर ने मिस्टर एक्स को ऑर्डर दिया कि ये गुड्स अभी बी को मैंने सेल कर दिए, तो तुम बी के बिहाफ पे इसको होल्ड करो और बी को बता दो कि मैंने तुम्हारे बिहाफ पे होल्ड किए। तो मिस्टर एस ने मिस्टर एक्स को ऑर्डर दिया। नाउ मिस्टर एक्स ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी आपके गुड्स मेरे पास है और मैंने आपके बिहाफ पे होल्ड किया है। नाउ अभी मिस्टर एक्स ने गुड्स को किसके बिहाफ पे होल्ड किया है, ऑन बिहाफ ऑफ बायर होल्ड किया है। तो यानी कि गुड्स का पोजीशन कहाँ है, एज इट इज जहां था वहीं है, गुड्स का पोजीशन जहां था वहीं है, बट पहले ये सेलर के बिहाफ पे होल्ड किया था मिस्टर एक्स ने। नाउ मिस्टर एक्स ने अभी मिस्टर बायर के बिहाफ पे होल्ड किया है, और मिस्टर एक्स ने मिस्टर बायर को नोटिस भी दे दी है कि ये सब कुछ मैंने आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड किए, जब आप चाहोगे तब हम आपको ये गुड्स ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका मतलब ये कौन सी डिलीवरी हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी, है ना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। आ जाओ, तो क्या कहते हैं सर, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, अब सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि ये गुड्स आपको ट्रांसफर हम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक कार परचेज करी, बट कार अभी गोडाउन में रखी हुई है, अभी उसकी कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग बाकी है, तो गोडाउन में, तो मैंने कहा नहीं मुझे कार अभी दे दो, तो जो सेलर है उसने कार के कीज़ मुझे दे दिए, उसने कार की कीज़ मुझे दे दी और बोले कि गोडाउन में कार है आप जाके ले लो। तो ये कौन सी डिलीवरी हो जाएगी, सिंबॉलिक, जिसमें उन्होंने एक ऐसी चीज़ डिलीवर करी जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि उन्होंने मुझे गुड्स की डिलीवरी कर दी, जैसे कीज़ का ट्रांसफ़र करना। ठीक है, आ जाओ, तो डिलीवरी के टाइप देखते हैं। तो डिलीवरी में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आती है एक्चुअल डिलीवरी, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर। Actual delivery takes place when the seller transfer the physical possession of the goods to the buyer or to third person authorized to hold the goods on behalf of the buyer। ठीक है ना यार। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, when it is effected without any change in the custody or actual possession of the thing in the case of delivery। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, जहाँ पे जिसकी कस्टडी में गुड्स था उसकी कस्टडी में ही गुड्स है, गुड्स में मूवमेंट नहीं हुआ है ना, बट पहले वो उसने किसी और के बिहाफ पे होल्ड किया था, अभी उसने किसी और के बिहाफ पे होल्ड किया। Where a warehouse holding a goods of A agree to hold them on behalf of B at request of A, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं होता है, जहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं होता है, बस एक्नॉलेजमेंट दी जाती है कि मैंने आपके बिहाफ पे अभी ये गुड्स को होल्ड किया हुआ है। ठीक है ना यार। फिर आता है सिंबॉलिक डिलीवरी, वेयर देयर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग इन टेकन टू ट्रांसफर समथिंग एल्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट में बी मेड बाय हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, है ना, ये हो सकता है, या मैंने अच्छा एग्जांपल दिया कार की कीज का ट्रांसफर करना, है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाएगा। ओके, ओके, आ जाओ आगे बात करते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए देखो मेरा अपना तरीका है, मैं फटाफट पढ़ाऊंगी लेकिन आपको मैं तरीके से पढ़ाऊंगी। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, यस मैम, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे, ये एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए कितने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 5। पहला कौन सा चाहिए, सेलर, दूसरा कौन सा चाहिए, बायर, थर्ड कौन सा चाहिए, गुड्स के बगैर नहीं होएगी, है ना, और फिर चाहिए प्राइस, फिर चाहिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने सेलर बता दिया, बायर बता दिया, गुड्स बता दिया। अब बात करते हैं प्राइस पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइस, यहाँ पे प्राइस का मतलब क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट होएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट होएगा। मतलब मैम देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस नहीं होएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म ही नहीं हो सकता है। सेलर चाहिए, बायर चाहिए, गुड्स चाहिए और प्राइस चाहिए, प्राइस के बगैर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म नहीं हो सकता। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इस पेन के बदले में मैं आपसे ये कैलकुलेटर डिमांड करती हूँ,
मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप ये कैलकुलेटर लेके मुझे ये पेन दे दो, तो आपने ये पेन दिया और मैंने इसके बदले में आपको कैलकुलेटर दिया, तो ये तो गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज ट्रांसफर हो गया ना, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्टर। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और बार्टर बिल्कुल अलग अलग है सर। बार्टर सिस्टम में प्राइस नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस होता है, ठीक है। तो प्राइस का होना बहुत ज़रूरी है, ये एक एसेंशियल कंडीशन होगी हमारे लिए। ओके मैम। मैम ये बता दो कि मान लो फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को बेचा 10,000 का गुड्स, वाई ने 5,000 रुपीज़ कैश में दिए और 5,000 रुपीज़ का उसने कोई काइंड में कोई गुड्स दे दिया, क्या ये चलेगा? जी हाँ, पार्सल इन प्राइस एंड पार्सल इन काइंड चलेगा, लेकिन फुल काइंड नहीं चलेगा, ठीक है ना यार। अगर पूरा काइंड में होएगा तो ये बार्टर सिस्टम हो जाएगा, और बार्टर सिस्टम होएगा तो ये यहाँ कवर नहीं होएगा, ठीक है। तो प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। देखो मनी कंसिडरेशन को साफ साफ लिखा है लॉ ने, है ना। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, इट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। आई बात समझ में? ओके फिर पांचवा एसेंशियल इंग्रेडिएंट था मेरे पास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब रिस्क, प्रॉपर्टी मतलब रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ओनरशिप। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम लोग फॉर्म करेंगे तो यार सेलर टू बायर रिस्क का ट्रांसफर होना जरूरी है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब रिस्क ट्रांसफर से है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करना है तो सेलर टू बायर रिस्क का ट्रांसफर करना मैंडेटरी है। अगर रिस्क ट्रांसफर नहीं होएगा तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म नहीं होएगा, ठीक है। तो ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है ना, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ भी चुका है, ध्यान रखना। Property here means ownership or general property. In every contract of sale, ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer, or there should be an agreement to sell by the seller to transfer the ownership to the buyer. It means general property and not merely a special property. मैम ये बता दो ये जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी की क्या बात कर रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही है। देखो सेलर टू बायर हमेशा गुड्स ट्रांसफर होएगा जनरल प्रॉपर्टी का, कभी स्पेशल प्रॉपर्टी का रिस्क ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मतलब मैम ये जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी क्या मुझे समझ नहीं आई। सर समझेंगे ध्यान से। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स के पास कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, ये इसके खुद के हैं, यानी इसकी जो ओनरशिप है, इन जो गुड्स की ओनरशिप है वो किसके पास है? वो मिस्टर एक्स के पास है। तो ये अगर इन गुड्स की ओनरशिप मिस्टर एक्स के पास है तो ये इसके लिए क्या कहलाएंगे? जनरल प्रॉपर्टी कहलाएंगे, जनरल प्रॉपर्टी कहलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब मान लो फॉर एग्जांपल तो मिस्टर एक्स क्या कर सकता है, अगर कोई मिस्टर वाई आते हैं और ये गुड्स डिमांड करते हैं तो यस ऑफ कोर्स मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को इन गुड्स का टाइटल दे सकता है, इन गुड्स की ओनरशिप दे सकता है। बट एक मिस्टर जेड है, इनको फंड्स की जरूरत थी, इनके पास कुछ गुड्स रखे हुए थे और इन्होंने ये गुड्स आके ना मिस्टर एक्स के पास प्लेज कर दिया, इन्होंने ये गुड्स आके मिस्टर एक्स के पास प्लेज कर दिया। नाउ अब ये गुड्स मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ गुड्स रखे हुए हैं और कुछ गुड्स मिस्टर जेड ने अपने प्लेज कर दिए, तो अब मिस्टर एक्स के पास ना 2 डब्बे हैं, उन डब्बों में गुड्स रखे हुए हैं ना। ये जो गुड्स हैं ये किसके हैं? ये मिस्टर जेड के हैं, और ये जो गुड्स हैं ये किसके हैं? ये मिस्टर एक्स के हैं। तो ये जो मिस्टर एक्स के हैं ये इनकी क्या है? जनरल प्रॉपर्टी है, ये इनकी क्या है? जनरल प्रॉपर्टी है। और ये जो गुड्स हैं ये भी तो मिस्टर एक्स के पास रखे हुए हैं, ये वाले गुड्स भी तो मिस्टर एक्स के पास रखे हुए हैं, लेकिन ये गुड्स हैं किसके? ये गुड्स तो मिस्टर जेड के हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? स्पेशल प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि इसका टाइटल मिस्टर जेड के पास है, ठीक है ना यार। तो मिस्टर एक्स क्या कर सकते हैं? मिस्टर एक्स हमेशा जनरल प्रॉपर्टी का, यानी कि जो उनके पास जिस प्रॉपर्टी के टाइटल है वही गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी के टाइटल कभी ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स के पास तो सिर्फ और सिर्फ इन गुड्स का टाइटल है ना। ये वाले जो गुड्स हैं इनका टाइटल तो है ही नहीं ना, तो जिसका टाइटल मिस्टर एक्स के पास है ही नहीं वो गुड्स वो बेच कैसे सकते हैं ना। तो क्या कहते हैं देखना ध्यान से। The property in the goods means general property, all ownership rights of goods किसके पास हो? सेलर के पास हो। Note that general property in the goods to be distinguished from special property. It is quite possible that general property in a thing may be in one person and a special property in the same thing may be in another, ठीक है ना। When an article is pledged तो फिर वो किसी पर्सन की जनरल प्रॉपर्टी है और किसी के लिए स्पेशल हो गई। द जनरल प्रॉपर्टी एंड थिंग में बी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? तो ये बात को ध्यान में रखना। आ जाओ यार, इस बार मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले क्वेश्चन को लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस बनते हैं। ये वाला टॉपिक जो होएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होएगा, इसके आने के चांसेस बनते हैं, तो अच्छे से करना यार। सर सुने ध्यान से,
सर मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करने के लिए मेरे को 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने वो 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को पढ़ाए। अच्छा, जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करेंगे, अगर गुड्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग हैं, अगर एग्जिस्टिंग गुड्स हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर गुड्स एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पे बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और अगर गुड्स हमारे पास फ्यूचर और कंटिंजेंट है तो इनके केस में बनेगा एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म होएगा, और अगर फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स होंगे तो एग्रीमेंट टू सेल फॉर्म होएगा। नाउ अब बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल और सेल में डिफरेंस क्या होएगा, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे ऐसा लगता है, तो प्लीज ध्यान रखना। सर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सर सेल में कौन से गुड्स होंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे ना। अगर सेल में एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे तो जो रिस्क होएगा वो इमीडिएटली सेलर टू बायर ट्रांसफर हो सकता है, यस मैम। और अगर एग्रीमेंट टू सेल होएगा, अगर फ्यूचर गुड्स होंगे तो फ्यूचर गुड्स के केस में हमेशा क्या बनता है, फ्यूचर गुड्स के केस में 1 मिनट में चार्जिंग लगा लो जरा। से सुने, अगर एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे तो सेल बनेगा, और अगर फ्यूचर और कंटिंजेंट होंगे तो उनके केस में एग्रीमेंट टू सेल बनेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, फ्यूचर और कंटिंजेंट के केस में एग्रीमेंट टू सेल बनेंगे, और अगर एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे तो उनके केस में सेल बनेंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे तो राइट नाउ सेलर के पास होंगे, और अगर वो सेलर के पास होंगे तो सेलर टू बायर रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर हो सकता है, यस मैम। टाइटल इमीडिएटली ट्रांसफर हो सकता है। बट अगर एग्रीमेंट टू सेल होंगे तो क्या सेलर टू बायर टाइटल ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि वो गुड्स तो अभी सेलर के पास खुद ही नहीं है ना, तो ये केस में इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होएगा टाइटल। तो पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सर सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली, एंड यहाँ पे क्या है सर, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर ऑन फ्यूचर डेट्स। आई बात समझ में, तो यहाँ पे फ्यूचर डेट्स पे ट्रांसफर होगी। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होएगा तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। याद करो, मैंने आप लोगों को जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ना 3 तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं, 2, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन बोथ द पार्टीज परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एंड व्हेन बोथ द पार्टीज और नन ऑफ द पार्टीज परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर के पास गुड्स होंगे, उसके पास अभी राइट नाउ गुड्स प्रेजेंट होंगे, तो फिर वो क्या कर सकता है सर यहाँ पे इमीडिएटली वो गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है और उसको प्राइस मिल सकता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होएगा, सेल के केस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होएगा, और एग्रीमेंट टू सेल में सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होएगा। एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है और सेल में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर रेमेडी हो गई तो सॉरी ब्रीच हो गया, तो अब ब्रीच, अगर सेल ब्रीच होती है तो इसका मतलब यही है कि बायर ने पैसा नहीं दिया। अगर सेल में ब्रीच होता है तो इसका मतलब है कि बायर ने पैसे नहीं दिए, और अगर बायर पैसा नहीं देगा तो सेलर क्या बन जाएगा, अनपेड सेलर बन जाएगा। और अगर अनपेड सेलर बनेगा तो अनपेड सेलर के पास कितने राइट होते हैं, 2, राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द गुड्स कितने राइट होंगे, 3, राइट ऑफ लेन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल। देखो मैं रिवीजन करवा रही हूँ तो मुझे इतना मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने ये पढ़ा होएगा, समझ लो। तो वापस आते हैं, सर रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर सेल में बायर ने ब्रीच किया तो फिर ये केस में सेलर के पास कितने राइट, सेलर के पास 2 राइट, राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द गुड्स कितने होंगे, 3 राइट्स होंगे। अनपेड सेलर के 3 ही राइट तो होते हैं, कौन कौन से, राइट ऑफ लेन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल। तो फिर सेलर इन तीनों राइट्स को अवेल कर लेगा, और एज वेल एज सेलर के पास राइट होते हैं अगेंस्ट द बायर, राइट टू रिकवर द प्राइस एंड राइट टू सू फॉर डैमेजेस, तो ये भी अवेल कर लेगा। The seller can sue the buyer for the price of the goods because of the pass of the property therein to the buyer. And यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हो गया agreement to sell में, तो aggrieved party can sue for damages only and not for the price. आई बात समझ में, जब तक प्राइस पूरा ना पे कर दिया गया हो। Liabilities of party,
सर अगर सेलर ने बायर को गुड्स ट्रांसफर कर दिया तभी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, यानी सेलर टू बायर टाइटल ट्रांसफर हो गया। और अगर सेलर टू बायर टाइटल ट्रांसफर हो गया तो ये केस में रिस्क किसका होएगा? सर जिसका टाइटल उसी का रिस्क, जिसके पास ओनरशिप उसी का रिस्क होएगा। तो अगर सेलर ने बायर को गुड्स का रिस्क ट्रांसफर कर दिया, सेल कंप्लीट हो गई, तो रिस्क किसका होएगा? ऑफ कोर्स बायर का होएगा। अ सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ द बायर। सर यहाँ पे बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल की। एग्रीमेंट टू सेल में जब गुड्स ही नहीं है तो ओनरशिप का सवाल ही नहीं होता कि ट्रांसफर हो जाए। तो अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो ओनरशिप तो सेलर के पास ही होगी, तो फिर ये केस में यहाँ पे लॉस किसका होएगा? सेलर का होएगा। सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर। बर्डन ऑफ रिस्क, सर यहाँ पे अगर रिस्क की बात करें, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ द बायर्स, है ना, क्योंकि ओनरशिप जिसके पास उसी का रिस्क। यहाँ पे रिस्क किसके होंगे? सेलर के होंगे। नेचर ऑफ राइट्स, जस्ट इन रेम जस्ट इन पर्सोनम। मैम ये क्या है? जस्ट इन रेम जस्ट इन पर्सोनम क्या है? देखो जस्ट इन रेम का मतलब क्या होता है? जस्ट इन रेम का मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को गुड्स बेचा। सर ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई है, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई है, लेकिन गुड्स का पोजीशन किसके पास है? अभी भी सेलर के पास है। और सेलर ने ये किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो मिस्टर वाई के पास अधिकार है इन गुड्स के अगेंस्ट, ठीक है ना यार। तो जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर कल को मिस्टर एक्स ने मिस्टर टीपी को ये माल बेच भी दिया तो ये केस में मिस्टर वाई के पास अधिकार है कि इनसे गुड्स रिकवर कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से रिकवर कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं जस्ट इन रेम का मतलब राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे क्रिएट इन जस्ट इन पर्सोनम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने मिस्टर वाई को, एक मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने मिस्टर वाई को कोई गुड्स बेची, मतलब एग्रीमेंट टू सेल किया है, एग्रीमेंट टू सेल किया है। तो जो रिस्क है वो किसके पास है? अभी भी सेलर के पास है। कल को किसी थर्ड पार्टी ने आके ये गुड्स को डिमांड कर लिया और एक्स ने इसको बेच दिया, तो वाई के पास ये अधिकार नहीं है कि वो मिस्टर टीपी से माल ले ले वापस, ये अधिकार नहीं है। वाई के पास अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक्स को सू करने के होंगे, इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट द पर्सन। तो वाई के पास अग्रीमेंट टू सेल में वाई के पास अधिकार है सिर्फ एक्स को सू करने के, ना कि किसी थर्ड पार्टी से उस गुड्स को रिकवर करने के। लेकिन अगर सेल होएगा तो थर्ड पार्टी से गुड्स को रिकवर कर सकते हैं। राइट ऑफ रीसेल, सर यहाँ पे क्या होता है? अगर यहाँ पे बात करें अ सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब सेलर टू बायर रिस्क ट्रांसफर हो गया तो फिर सेलर के पास राइट टू रीसेल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेलर में सेल द गुड्स, है ना, सिंस ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है तो सेलर सेल कर सकता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स। अगर मान लो फॉर एग्जांपल सेलर इंसॉल्वेंट हो गया और बायर के गुड्स सेलर के पास रखे हैं लेकिन वो उन गुड्स की सेल हो चुकी है। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया और सेलर के पास गुड्स रखे हुए हैं, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर के पास गुड्स रखे हुए हैं, है ना, तो ये केस में सेल कंप्लीट हो चुकी है, तो ये केस में जो सेलर का ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी है वो उन गुड्स को टेक ओवर नहीं कर सकता है, क्योंकि इन गुड्स पे अधिकार किसका है? बायर का है, ठीक है ना। और यहाँ पे टेक ओवर कर सकता है, लेकिन अगर प्राइस पे होएगा तो रिकवर नहीं कर सकता, टेक ओवर नहीं कर सकता, तब तो उसको बायर को देना पड़ेगा। इन केस ऑफ बायर इंसॉल्वेंसी, अगर बायर की इंसॉल्वेंसी होगी तो फिर अगर बायर की इंसॉल्वेंसी हो गई, सेल कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब प्राइस नहीं मिला होगा, है ना। द ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, है ना, मतलब प्राइस अगर रिस्क ट्रांसफर हो गया सेलर टू बायर, अगर सेलर टू बायर रिस्क ट्रांसफर हो गया और गुड्स अभी भी सेलर के पास है, सॉरी सेलर टू बायर, अगर गुड्स रिस्क ट्रांसफर हो गया बट गुड्स जो है वो अभी भी सेलर के पास है, तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे बायर का, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बायर के ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर आके इस गुड्स को मिस्टर सेलर से रिकवर कर सकते हैं ना, एंड यहाँ पे नहीं कर सकते। द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि अभी रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ है, टाइटल किसके पास है? अभी भी सेलर के पास है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ये वाला टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, सेल एंड हायर परचेज, सेल एंड हायर परचेज, है ना। आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। सर सेल क्या है? सर सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे सेलर टू बायर गुड्स का ट्रांसफर हो जाएगा और रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, लॉसेज जो होंगे वो बायर के होंगे। तो सेलर टू बायर बहुत कुछ हो चुका होगा। अगर सेल की बात करें, अगर सेल हुई तो सेलर टू बायर रिस्क ट्रांसफर हो जाएंगे। रिस्क ट्रांसफर होने का मतलब अगर लॉस डिस्ट्रॉय हो जाए तो लॉस किसका होएगा? मिस्टर बायर का होएगा, है ना।
तो यहाँ पे ना ये बहुत खास बात है कि रिस्क इमिडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा और जो लॉसेज होंगे वो हमेशा रिस्क पे ही होते हैं, तो हमेशा बायर के होंगे। लेकिन हायर परचेज में क्या होएगा सर, सेलर है एक बायर है, और हायर परचेज में सेलर टू बायर सर गुड्स का पोजीशन तो ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन रिस्क ट्रांसफर नहीं होएगा, और लॉस भी सेलर के होंगे बायर के नहीं होंगे। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे रिस्क सेलर का, लॉस सेलर का, इंजॉय कौन कर रहा है गुड्स को, बायर कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये सिचुएशन को हम लोग बायर भी नहीं बोलेंगे, हम इसको हायर परचेजर बोलेंगे। ठीक है, आ जाओ सर। टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी सर, सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। लेकिन अगर हायर परचेज की बात करें तो हायर परचेज में सर गुड्स तो गुड्स का पोजीशन तो ट्रांसफर हो जाता है बट रिस्क ट्रांसफर नहीं होता है ना। द प्रॉपर्टी इन गुड पासेज टू द हायर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, है ना। मैंने आप एक बार बता देती हूँ, जो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और अभी नए हैं उन्हें बता देती हूँ सर। सेल में सेलर टू बायर सर, गुड्स भले ही सेलर के पास हो, अगर सेलर ने बायर को रिस्क ट्रांसफर कर दिया सर, सेल कंप्लीट हो गई, यहाँ पे सेल कंप्लीट हो गई। लेकिन हायर परचेज में क्या होएगा, मान लो एक मिस्टर एक्स है, इनके पास कुछ गुड्स हैं, मान लो इनके पास एक टीवी है और ये टेलीविज़न मिस्टर वाई परचेज करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर वाई के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो मिस्टर वाई ने इसको हायर परचेज पे किया। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये 10,000 का टीवी है, मिस्टर वाई ने अभी 1,000 रुपीज़ पे किए हैं और इन्होंने कहा है 1,000 रुपीज़ के मैं 10 इंस्टॉलमेंट पे करूँ, 9 इंस्टॉलमेंट और पे करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स के पास एक टेलीविज़न है जिसको वाई परचेज करना चाहता है, इस टेलीविज़न का प्राइस 10,000 रुपीज़ है, लेकिन मिस्टर वाई के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो ये केस में इन्होंने 1,000 अभी दिया है और 1,000 के 9 इंस्टॉलमेंट ये मुझे बाद में देंगे। तो ये कहते हैं कि गुड्स का पोजीशन जो है, ये जो टेलीविज़न है ये तो वाई के पास आ जाएगा और इस टेलीविज़न का पोजीशन ये एंजॉय करेगा, लेकिन इस गुड्स का जो टाइटल है वो किसके पास रहेगा, यानी कि इस गुड्स की जो ओनरशिप है वो अभी भी किसके पास रहेगी, एक्स के पास रहेगी। इस गुड्स के जो रिस्क है वो किसके पास है, अभी भी एक्स के पास है। अगर इस गुड्स को नुकसान हो जाए तो वो रिस्क कौन बियर करेगा, एक्स बियर करेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हायर परचेज। और हायर परचेज में जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, हायर परचेज में जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, 10th इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तब इस गुड्स का रिस्क ट्रांसफर होएगा एक्स टू वाई, अदरवाइज इस गुड्स का रिस्क ट्रांसफर नहीं होएगा। तो फिर मैम क्या ये जो 1,000 जो पे कर रहा है हर महीने, मान लो ये हर महीने जो पे कर रहा है, हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, हम इसको एज अ रेंट ट्रीट करेंगे इस प्रॉपर्टी का। मैम क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो इसने ना 1,000 के 5 इंस्टॉलमेंट दिए, फिर इसका मन नहीं कर रहा है इस टेलीविज़न को रखने का, तो क्या ये टेलीविज़न मिस्टर एक्स को वापस कर सकता है? जी हाँ, ये टेलीविज़न मिस्टर एक्स को वापस कर सकता है, ये बीच में ही इसको रिवोक कर सकता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके की सिचुएशन कहलाती है हायर परचेज। और सेल में गुड्स बायर को ट्रांसफर हो गए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं ट्रांसफर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर गुड्स के रिस्क को ट्रांसफर कर दो तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म हो जाएगा। सर मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि सेल में रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते हैं और हायर परचेज में जो रिस्क है वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो देखो मेन डिफरेंस यही था, सबसे पहला डिफरेंस भी यही लिख रखा है। सर प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी मतलब रिस्क, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड हायर परचेज में द हायर परचेज इन गुड्स passes to the hirer upon payment of the last installment. Position of the party, the position of the buyer is that of the owner of the goods. Yes, of course यहाँ पे immediately risk transfer हो जाता है. The position of the hirer is that of bailey till he pays the last installment. तो मैंने आपको bailment बताया था, उम्मीद करती हूँ आपको याद होएगा। तो यहाँ पे जो हायर परचेजर है उसकी जो कह लो कि उसकी जो पोजीशन है वो बेली जैसी होती है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म हो गया तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म हो गया, रिस्क सेलर टू बायर ट्रांसफर हो गया, तो सर बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हायर परचेज पे गुड्स गया है और अगर हायर परचेज चाहता है कि वो उस गुड्स को, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दे, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक भी कर सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट
सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म होने के बाद बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन सर अगर हायर परचेज चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। वही तो मैंने आपको बताया था कि मैम अगर 5th इंस्टॉलमेंट देने के बाद बायर को लगता है कि मुझे ये टेलीविज़न नहीं चाहिए तो ये ऑफकोर्स वो टेलीविज़न सेलर को वापस कर सकता है, ठीक है। द हायर में if he so likes terminate the contract by returning the goods to its owner without any liability to pay remaining installment, ठीक है ना यार। burden of risk of insolvency of the buyer, सर सेलर के पास कोई रिस्क नहीं होता है। द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अगर प्राइस नहीं पे है तो फिर बस यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। द ओनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर इट इफ द हायर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट द ओनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। सर अगर यहाँ पे सेलर टू बायर गुड्स ट्रांसफर हो चुका है, रिस्क ट्रांसफर हो चुका है और अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो इसके प्राइस का खतरा बढ़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई खतरा नहीं बढ़ रहेगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू बोनाफाइड परचेजर, तो सेलर टू बायर इमीडिएटली टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, तो बायर किसी भी पर्सन मिस्टर सी को ये टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन हायर परचेज में अगर एक्स ने वाई को हायर परचेज पे गुड्स दिया है, वाई के पास खुद ही टाइटल नहीं है क्योंकि सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर होता है ना, वाई के पास खुद ही टाइटल नहीं है तो वाई किसी मिस्टर जेड को ये टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल सेलर टू बायर इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, तो बायर किसी मिस्टर सी को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर हायर परचेज की बात करें तो एक्स ने वाई को गुड्स ट्रांसफर किया, लेकिन रिस्क तो अभी भी इसी के पास है, रिस्क कहाँ ट्रांसफर हुआ, तो वाई किसी भी जेड को ये गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। रीसेल, क्या रीसेल हो सकती है, द बायर कैन रीसेल द गुड्स, लेकिन हायर परचेज में रीसेल नहीं हो सकती क्योंकि हायर परचेजर के पास टाइटल नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा डिफरेंस था, आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखना है आप लोगों को। आ जाओ सेल एंड बेलमेंट। अब सेल क्या होता है सर, सेल का मतलब होता है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन गुड्स का रिस्क ट्रांसफर करना, सेल हो गई, है ना। लेकिन अगर बेलमेंट की हम लोग बात करें तो बेलमेंट में जो गुड्स का रिस्क है वो ट्रांसफर हम नहीं करते हैं, ठीक है। बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखो बेलमेंट एक फ्रेंच वर्ड बेलियर से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू डिलीवर। जब किसी पर्सन ने किसी पर्सन को किसी गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर किया फॉर सम पर्पस और पर्पस फुलफिल होने के बाद वो वापस आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बेलमेंट। बेलमेंट आप लोग सी इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, लेकिन मैंने आप लोगों को क्लास में डेफिनेशन लिखवाई है। बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी बेलमेंट एक फ्रेंच वर्ड बेलियर से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू डिलीवर। जहाँ पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई गुड्स ट्रांसफर करता है फॉर सम पर्पस, वो पर्पस फुलफिल होने के बाद वो गुड्स वो वापस टेक बैक कर सकता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेलमेंट। मैम फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मेरा एक दोस्त है एक्स, उसके पास कैलकुलेटर नहीं है, उसने मुझसे कहा कि राखी क्या तुम मुझे एक दिन के लिए ये कैलकुलेटर दे दोगे, मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके तो मैं ये वापस कर दूंगा। मैंने कहा ओके ठीक है, तो मैंने ये गुड्स ट्रांसफर किया अपने दोस्त को फॉर सम पर्पस क्या है, उसको मैथ्स के क्वेश्चन लगाने के बाद वो ये गुड्स मुझे वापस कर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलमेंट बोलते हैं, है ना। जैसे आप अपनी कार पार्किंग करते हो, अपनी गाड़ी पार्किंग करते हो पार्किंग में, तो पार्किंग में पार्क करते हो तो उसके एक सर्टेन सम ऑफ मनी आप रुपीज़ कुछ देते होगे, पैसे देते होगे, पार्किंग चार्जेस देते होगे, और किसी पर्पस से आपने पार्क किया होगा, पर्पस खत्म, पार्किंग से आपने अपनी कार वापस ले ली, तो आपने थोड़ी देर के लिए पार्किंग वाले को अपना पोजीशन ट्रांसफर किया फॉर सम पर्पस। आप अपने दोस्तों को अपनी नोटबुक ट्रांसफर करते हो, पर्पस क्या होता है, आपका दोस्त ना वो नोटबुक को कॉपी करना चाहता है, नोटबुक के जो नोट्स हैं उनको कॉपी करना चाहता है, तो नोटबुक कॉपी करने के बाद आप उसको वापस डिमांड कर लेते हो, तो नोटबुक को कॉपी करना ये क्या हो गया, बेलमेंट हो गया। तो बेलमेंट में गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होती, ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होती, बेलमेंट में हमेशा पोजीशन ट्रांसफर होगा, ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ, तो सेल, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, सो इट ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बेलर टू द बेली फॉर एनी ऑफ द रीजन लाइक सेफ कस्टडी, कैरेज एक्सेट्रा, है ना। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल में गुड्स रिटर्न नहीं करता है, सेलर ने बायर को अगर गुड्स ट्रांसफर किया तो सर बायर का वो गुड्स हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं करेगा। द रिटर्न ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पे क्या होगा, मैंने दोस्त को कैलकुलेटर दिया था, सर कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वापस करो मेरा कैलकुलेटर था। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन द कंप्लीटमेंट ऑफ पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वॉज मेड। कंसिडरेशन, सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसिडरेशन होएगा और वो कंसिडरेशन का प्राइस में होना मांगता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बेलमेंट की,
तो बेलमेंट दो तरीके के होते हैं, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। तो समटाइम्स कुछ बेलमेंट में कंसिडरेशन होता है, समटाइम्स कुछ बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं होता है ना। तो कंसिडरेशन में भी ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना यार। फिर आता सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर ये क्या है? सो सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, तो सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है कि सेलर टू बायर गुड्स का ट्रांसफर करना और रिस्क भी ट्रांसफर हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल। अब तक तो सेल समझ गए होगे ना यार। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या होता है? वर्क एंड लेबर का मतलब होता है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी सर्विसेज दी किसी गुड्स को लेके, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, लेबर गिरी देना, लेबर गिरी। अब ये क्या होता है? मान लो मेरे पास ना एक गोल्ड ब्रिक है, मैंने वो गोल्ड ब्रिक ना अपने एक मैंने गोल्ड स्मिथ को ट्रांसफर किया और मैंने उससे कहा कि इससे खूबसूरत सा नेकलेस बना दो। तो गोल्ड ब्रिक मैंने उसको ट्रांसफर किया और उससे मैंने कहा कि नेकलेस बना दो, उसने नेकलेस बना दिया, मैंने उसको एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे किया एज अ कमीशन या रेम्यूनरेशन, एंड फिर फाइनली मैंने वो गुड्स वापस ले लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। उसने उस पर कुछ डिजाइन वगैरह बनाई, उसका नेकलेस बना के दे दिया, मैंने उसको कुछ सर्विस चार्ज दे दिया, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड, ठीक है, और आर टू बी सोल्ड फॉर अ प्राइस, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली डूइंग रेंडरिंग ऑफ सम वर्क, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर वर्क एंड लेबर। जहाँ पे हम गुड्स को सेल नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को किसी गुड्स पे कोई पर्टिकुलर काम करवाना या कोई सर्विसेज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेलर को दिया कपड़े स्टिच करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर हो जाएगा। हमने एक कपड़ा दिया, उसने उसको कुर्ता बना दिया, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, ठीक है। सेम एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड? नॉर्मल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, उसमें इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही बनेंगे, जिसमें किसी एक पर्सन ने ऑफर फॉर सेल किया होगा, दूसरे पर्सन ने कहा होगा हाँ मुझे परचेज करना है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, गुड्स का ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर, प्राइस का आना, गुड्स की डिलीवरी, फाइनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो गया यार, है ना। तो क्या कहते हैं? According to 5.1, a contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both. For the delivery of payment by installment या किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आप immediately goods ट्रांसफर कर दो, आप बाद में ट्रांसफर करना, आप प्राइस immediately पे कर दो, आप प्राइस को बाद में पे करना, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के एक ऑफर, किसी पर्सन ने ऑफर दिया कि मुझे ये गुड सेल करना है, किसने कहा हाँ मुझे परचेज करना है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट हो गया। अब ये तो सेलर और बायर के ऊपर है कि कब वो गुड्स ट्रांसफर करते हैं और कब वो गुड्स का प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है ना यार। आ जाओ। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो सब्जेक्ट मैटर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो होता है गुड्स। यहाँ से आपके ना आरटीपी में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसको अच्छे से करना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो गुड्स होता है ना। अब वो गुड्स कोई भी हो सकते हैं, वो फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, कंटिजेंट गुड्स हो सकते हैं, वो कोई भी गुड्स हो सकते हैं ना। Existing or future goods. The goods which form the subject matter of contract of sale may be either existing goods that are acquired, owned or possessed by the seller, or future goods या contingent goods हो सकते हैं. There will be a contract for sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon the contingency. ये contingent goods भी हो सकते हैं. आई बात समझ में? तो सब्जेक्ट मैटर समझ में आया? हाँ जी मैम। अगर आपसे पूछते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, तो आप बता दो सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है गुड्स, ठीक है ना। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ये एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं और कंटिजेंट गुड्स भी हो सकते हैं। मैम यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स पैरिसिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे और याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट तब क्या होएगा। देखो मैंने दो चीज़ें बताई थी, है ना। इम्पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में कोई सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए बिफोर मेकिंग द एग्रीमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है ना, क्योंकि सब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होएगा?
तो अगर यहाँ पे बात करते हैं गुड्स पैरिसिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर गुड्स पैरिस हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है हमारे पास बिफोर मेकिंग द एग्रीमेंट, बिफोर मेकिंग द एग्रीमेंट, आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट बट बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो बिफोर मेकिंग द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो भाई एग्रीमेंट ही नहीं बना अभी, ऑफर दिया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो वॉइड हो जाएगा। आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो सेल बन चुका है बट बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं सर, ये भी क्या हो जाएगा हमारे लिए, वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना यार, या हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है ना यार, देखो where there is a contract for sale of a specific goods, the contract is void if the goods without knowledge of the seller have a time when the contract was made perished or became so damaged as no longer to answer their description, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा void हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे void हो जाएगा बट हम इसको यहाँ पे void नहीं लिखेंगे, अवॉइड लिखेंगे। भाई और क्या करेंगे, बिफोर मेकिंग द एग्रीमेंट, सॉरी बिफोर मेकिंग द एग्रीमेंट, सॉरी आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट एंड बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बीच की सिचुएशन है, एग्रीमेंट तो सेल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हुआ है, बीच में कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, बट इसमें ना सेलर की फॉल्ट है ना बायर की फॉल्ट है। जब किसी की भी फॉल्ट नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे यार। गुड्स पैरिसिंग बिफोर सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल, लैंग्वेज समझ में आ रही है। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल specific goods and subsequently the goods without any fault of the party of the seller or the buyer perish or became so damaged as no longer to answer the description in the agreement before risk passes to buyer, the agreement is thereby avoided or becomes void। दोनों बातें लिख सकते हो, है ना। तो अवॉइड हो जाते हैं, इसलिए हम इनको लिखते हैं अवॉइड, क्योंकि किसी की गलती नहीं होती तो क्या करेंगे भाई, गम खाएंगे। तो यहाँ पे ना गम खाना हो जाता है, गम खाना होता है, गम खाओ। ठीक है ना। पैरिसिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, एग्रीमेंट टू सेल हो गया और फ्यूचर गुड्स थे पैरिस हो गए, फिर से गम खाना है, वॉइड हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक and the destruction of goods will amount to supervening impossibility, the contract becomes void। आ जाओ, लास्ट टॉपिक हमारा बचता है यार ये असरटेनमेंट ऑफ प्राइस। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ना 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा, जहाँ पे प्राइस और जो डिलीवरी होती है कॉन्करेंट कंडीशन होती है। देखो सेलर ने बायर को रिस्क ट्रांसफर कर दिया, अब अगर जो गुड्स हैं वो अभी भी सेलर के पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, गुड्स पोजीशन ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सेलर ने बायर को रिस्क ट्रांसफर कर दिया है तो सर गुड्स का रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, तो यहाँ पे अगर सेलर ने बायर को गुड्स का रिस्क ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा, है ना। आप सुनो ध्यान से, सर हमारे वहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो गुड्स का पोजीशन और प्राइस, पोजीशन और प्राइस यानी डिलीवरी और प्राइस, ये दो इसेंशियल नहीं है कि गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर हो अदरवाइज रिस्क नहीं ट्रांसफर होगा, रिस्क का गुड्स की डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक चीज और, अगर बायर ने प्राइस नहीं पे किया तो क्या रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स हो जाएगा, प्राइस से भी कोई लेना देना नहीं है, प्राइस सेलर अभी पे करे, बायर अभी पे करे या फ्यूचर में पे करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्राइस एंड डिलीवरी कॉन्करेंट कंडीशन है, गुड्स डिलीवर नहीं हुआ सर रिस्क ट्रांसफर हो सकता है, प्राइस पे नहीं हुआ सर रिस्क ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना यार। अब आ जाओ, अगर लेकिन प्राइस है तो एसेंशियल, प्राइस का ट्रांसफर होना जरूरी है। आ जाओ देखो, असरटेनमेंट ऑफ प्राइस, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म हो रहा है तो प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस होएगा। तो प्राइस को डिसाइड करने के लिए 3 बातें, 3 कंडीशन हैं, उन 3 कंडीशन के बेसिस पे हम प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी वो 3 कंडीशन है। प्राइस कैसे डिसाइड होएगा सर, फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जब आप मुझसे ये कैलकुलेटर परचेज कर रहे हो तो आप मुझसे पूछोगे ना कि कैलकुलेटर कितने का, मैंने कहा 500 का है,
तुमने कहा नहीं मैडम देखो 500 का है, ठीक है प्राइस लिखा होगा, आप मुझे 350 में दो। नहीं भैया 350 में नहीं हो पाएगा। नहीं मैडम 350 में दोगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अच्छा सुनो ना भैया, तुम्हारी ना मेरी, इसको 400 में बेचते हैं ना, 400 में ले लो। नहीं नहीं मैडम 400 में नहीं, 300 350 बहुत है। अच्छा भैया सुनो ना 375 ले लो, है ना, 375 फाइनल। तो प्राइस कैसे फिक्स होएगा सर? फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस कैसे डिसाइड होएगा? फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। या इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, एग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या कहानी है? या ये कहानी मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक ज्वेलर के पास गई और मैंने ना उसे एक नेकलेस, मेरे दिमाग में ना एक डिज़ाइन थी नेकलेस की। तो मैंने ना उसको वो डिज़ाइन बताई कि मैंने कहा ये जो गुड्स है ना, वो मेरे को ना एक ऐसा नेकलेस चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इसमें ये होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। तो सेलर ने कहा मैडम ऐसा पीस तो हमने बनाया नहीं है, लेकिन हम आपको बना के दे देंगे। मैंने कहा अच्छा कितना प्राइस होएगा इसका? कहा मैडम देखो अभी इसका एक्चुअल प्राइस जो होएगा ना, वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या होएगा। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे थे वो टाइम पे वो गुड्स का प्राइस नहीं डिसाइड है, क्योंकि सेलर पहली बार वो गुड्स को बना रहा है। जो मैंने नेकलेस ऑर्डर किया उसको, वो नेकलेस को पहली बार बना रहा है। तो ये केस में ना वो गुड्स का प्राइस ना अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो गुड्स का प्राइस डिसाइड होएगा जब वो नेकलेस तैयार हो जाएगा। सेलर ने मुझसे कहा मैडम हम आपके लिए नेकलेस बना देंगे, लेकिन ये नेकलेस में कितना गोल्ड लगेगा, कितना डायमंड लगेगा, ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका असली प्राइस तो हम बनने के बाद बताएंगे, लगभग लगभग इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब है गुड्स का एक्चुअल प्राइस कब पता चलेगा? जब गोल्ड स्मिथ जो है, ज्वेलर जो है, वो उस नेकलेस को बनाएगा और बनाने के बाद वो उसकी वैल्यू निकालेगा, उसको मापेगा, मेजर करेगा, है ना, वेट करेगा, तब उसकी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी। तो समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस पहले डिसाइड हो जाता है, समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ वैल्यूएशन वगैरह करनी होती है, उस वैल्यूएशन के बाद होता है। तो एग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। अब ये क्या है? डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड के रेट डेली बढ़ते और घटते रहते हैं। आज मेरे वहाँ किसी ने गोल्ड, मान लो मैं ज्वेलर है, मैं गोल्ड रोज परचेज करती है, तो आज मैंने गोल्ड को परचेज किया किसी XYZ प्राइस पे, हो सकता है परसों जो पर्सन मुझे होलसेल में गोल्ड डिलीवर कर रहे हैं वो मुझे किसी और प्राइस पे दे, क्योंकि उस दिन का मार्केट का गोल्ड रेट कुछ और होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? कोर्स ऑफ डीलिंग। अब गोल्ड में क्या होता है, हमेशा एक ही प्राइस पे हम गोल्ड नहीं बेचते। मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, उसी के हिसाब से इंडियन मार्केट में गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, और उसी के हिसाब से हम गोल्ड मंगवाते हैं। तो गोल्ड के प्राइस, जो गोल्ड इसमें जो ज्वेलर होते हैं उनको हर समय एक ही नहीं मिलते। तो क्या कह रहे हैं? सर प्राइस मीन्स मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स by virtue of section 9 the price in the contract of sale may be fixed by the contract, जैसे हम लोग बार्गेन करके करते हैं, या agree to be fixed in a manner provided by the contract, जैसे मैंने ज्वेलर को ऑर्डर दिया था, determined by the course of dealings between the parties। ठीक है, तो फिर फाइनली यहाँ तक की कहानी हो गई हमारे पास। अब सेक्शन 10 पे आ जाओ, एग्रीमेंट टू सेल एट अ वैल्यूएशन। अभी वही बात मैंने बताई थी वो गोल्ड स्मिथ वाली, where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided। तो contract agreement to sell at a valuation, तो मान लो फॉर एग्जांपल गोल्ड स्मिथ ने कहा कि मैं आपके लिए नेकलेस बनाऊंगा और नेकलेस बना के इसकी प्राइस की इसको वैल्यू करेंगे, और वैल्यू करने के बाद जो प्राइस आएगा हम उस पर आपको दे देंगे। लेकिन जब वो गोल्ड का नेकलेस बना तो उसमें गोल्ड स्मिथ उसका वैल्यू ही नहीं बता पा रहा है, मैं भी, बायर भी नहीं बता पा रहा उसका वैल्यू क्या होगा, सेलर भी नहीं बता पा रहा उसका वैल्यू क्या होगा। थर्ड पार्टी के पास, वैल्यूअर के पास लेके गए, वैल्यूअर कह रहा है हम भी नहीं बता पाएंगे इसका प्राइस क्या होएगा। तो जब ऐसा हो कि किसी गुड्स, किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स का प्राइस डिसाइड ना हो पाए, तो फिर ये सिचुएशन में फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करते हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करते हैं। आई बात समझ में? प्रोवाइडेड दैट इफ द गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ हैव बीन डिलीवर्ड टू और अ पर्सन बाय द बायर ही सेल पे रीजनेबल प्राइस देयरऑफ। और फिर भी अगर बायर को परचेज करना है तो फिर वो क्या कर सकता है, वो उसको, अगर बायर को परचेज करना है तो एक रीजनेबल प्राइस देके उसको परचेज कर सकता है। ठीक है ना यार? अच्छा, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल वैल्यूअर है लेकिन सेलर ने वैल्यूअर को मना कर दिया कि इसकी वैल्यू मत लगाना, या वैल्यूअर है बायर ने मना कर दिया है कि वैल्यू मत लगाना, तो अगर वैल्यूअर को प्रिवेंट किया गया है प्राइस को डिटरमिन करने से, तो ये केस में जिसने उसको प्रिवेंट किया है वो दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेट करेगा। where such third party is prevented from making the valuation by fault of the seller or the buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in fault। ठीक है ना यार?
तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। सर मैंने कितना रिवाइज किया, फटाफट फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हम लोग रिवीजन करें सेल्स ऑफ गुड्स का। सेल्स ऑफ गुड्स एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जहाँ पे 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं, जिसमें सेलर, बायर, गुड्स, प्राइस एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हमारे को चाहिए। मैंने आप लोगों को इनके सबके बारे में बता दिया। सर गुड्स का पोर्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो गुड्स को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा फ्यूचर गुड्स और तीसरा कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया था? 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। कौन कौन से 3 पार्ट थे वो हमारे? सर फर्स्ट पार्ट था हमारे पास अनसर्टेन गुड्स। जब गुड्स आइडेंटिफाइड ना हो तो इनको बोलते हैं अनसर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है जब गुड्स आइडेंटिफाई हो, और स्पेसिफिक का मतलब होता है जिन गुड्स की हम सेल करेंगे एक्चुअल में। फिर मैंने आप लोगों को डिफरेंस सिखाए थे। नहीं, गुड्स के बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्राइस क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस पढ़ाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को सेल एंड हायर परचेज में डिफरेंस पढ़ाया, सेल एंड बेलमेंट में डिफरेंस पढ़ाया, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में पढ़ाया। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कैसे बनाते हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से बनाते हैं। और फिर सब्जेक्ट मैटर गुड्स होता है। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है बिफोर मेकिंग द अग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, बट आफ्टर मेकिंग द अग्रीमेंट बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करते हैं, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस सिखाया। तो यहाँ पे ना हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप ये वीडियो को एंजॉय करोगे। इसके बाद आप लोगों ने अगर ये वीडियो को रिवीजन कर लिया हो तो इसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो जो है वो आ गई है आप लोगों के यूट्यूब पे, उसको भी फटाफट देख लीजिए।